प्यारे बच्चों, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएससी, एसआई, लेखपाल और अदर वनडे एग्जाम, तो हमारी प्रत्येक क्लास को अवश्य देखिएगा। और ये जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, इनको आत्मसात कीजिएगा और बड़ी आसानी के साथ आप अपनी परीक्षा को सफल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5, जिसका शीर्षक है संघ, उसके अंतर्गत कार्यपालिका के अंतर्गत आज प्रधानमंत्री और महान्यायवादी से संबंधित जो भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, उन पर चर्चा करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि जो मंत्रिपरिषद को प्रधानमंत्री का कर्तव्य जो है अनुच्छेद 78 के तहत, कि वो जो शासन की प्रशासन संबंधी और विधायी संबंधी जो प्रस्ताव हैं, उनकी सूचना जो है राष्ट्रपति महोदय को दी जाए, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो इस तरीके से आज के क्लास में हम अब प्रधानमंत्री से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न बनते हैं, उन पर आइए चर्चा करते हैं। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये सवाल अक्सर पूछ दिया जाता है। कहने के लिए तो बहुत सरल है, लेकिन नहीं आता है तो कठिन हो जाता है। तो JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ये जो जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, तब से लेकर ये अपनी मृत्यु तक 27 मई 1964 तक अपने पद पर रहे। फिर मृत्यु हो जाने के बाद इनकी समाधि स्थली के बारे में भी जान लीजिएगा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहाँ है, या समाधि स्थल का क्या नाम है। तो इनकी समाधि स्थल का नाम शांतिवन है। समाधि स्थल शांतिवन। ये कि प्रश्न से कितने सवाल निकलते हैं, ये आना चाहिए। अब शांतिवन, अब कभी कभार ये पूछ देता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की माता का क्या नाम था, तो माता का नाम इनकी स्वरूपा रानी या स्वरूपा देवी, स्वरूपा देवी इनकी माता का नाम था, या स्वरूपा रानी भी आ सकता है, तब भी होगा। और पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जो थे, इनके पिताजी थे। अब पूछ लेता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का क्या नाम था, तो कमला नेहरू था, कमला नेहरू। अब इनसे संबंधित और भी बातें आ जाती हैं। इनको, पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ये भी एक सवाल हो गया आपका। अब बात आती है कि इनकी पुस्तकों पर भी चर्चा कर लीजिए। इनकी पुस्तकें जो महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि महान व्यक्तित्व थे ये, तो इनकी जो पुस्तकें हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं। एक पुस्तक जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, ये अंग्रेजी में लिखी गई थी। और कहाँ लिखी गई थी? ये इन्होंने अहमदनगर की जेल में, अहमदनगर, और यहाँ पर भी एक सवाल बन जाता है। सवाल निकालो तो हर एक जगह से निकलता है। अहमदनगर, कभी कभार ऐसा पूछ लेता है प्रश्न में कि ऐसा शहर का नाम बताएं जिसमें कोई मात्रा नहीं है। ऐसे शहर का नाम, 7 अक्षरों के ऐसे शहर का नाम बताएं जिसमें कोई मात्रा नहीं है। तो ये अहमदनगर को हो जाएगा आपका। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में है। तो इस तरीके से ये तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित प्रश्न। और भी आ जाते हैं। बाल दिवस जैसे है, वो किनके
जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो 14 नवंबर। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। इनका जन्म कब हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था? कभी आ जाता है तो 2 अक्टूबर जो है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की भी जयंती मनाई जाती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है। तो अक्टूबर एक समान हो गया। 2 अक्टूबर 1904 और इनका 2 अक्टूबर 1904 अक्टूबर की जो तिथि है वो मिल रही है। तो अब लाल बहादुर शास्त्री जी का एक प्रसिद्ध नारा था, कभी कभार पूछ देता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अब पूछ देता है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो इनकी समाधि स्थल का नाम विजय घाट है, दिल्ली में। अब सवाल ये आ जाता है कि जो 65 का युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में, तो उसकी जो मध्यस्थता करने के लिए ये पूर्व सोवियत संघ रूस गए, जहाँ एक स्थान था ताशकंद। ताशकंद वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है, क्योंकि 21 दिसंबर 1991 को जो है सोवियत संघ जो है कई राज्यों में बट गया है। राज्यों से यहाँ पर देश है 15 देशों में बट गया। तो 15 देशों में जो एक स्वतंत्र लैंड रोड जो वो देश बनता है उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है वो ताशकंद है। तो ताशकंद का ही समझौता था जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु 1966 में हो गई थी। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु जो है रहस्यमय कारणों से ताशकंद रूस में हो गई थी। तो ये भी याद रखना है। अब इनके बीच में कभी कभार ये पूछ लेता है कि नेहरू जी के बाद में कार्यकारी जो प्रधानमंत्री कौन रहे? तो ये गुलजारी लाल नंदा रहे। तो ये जो थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में भी जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, और उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है तब भी ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो ये कहने का मतलब एक है, एक जोक भी है और वो भी है कि ये केवल गुलजारी लाल नंदा जी जो थे वो केवल 13वीं करवाते रहे। 13वीं के बाद में जो रस्म पूरी होती है उसके बाद में पदभार ग्रहण किया जाता है। इसी तरीके से दोनों प्रधानमंत्रियों की मृत्यु के बाद उनकी जो त्रयोदशी संस्कार बोलते हैं, जो 13वीं होती है, तो उसमें ये अपनी जो कार्यकारी रूप में अपनी भूमिका अदा करते रहे। कहने का मतलब ये कौन? गुलजारी लाल नंदा जी। फिर अब बात आती है, ये तो इनसे संबंधित हो गए लाल बहादुर शास्त्री जी। कहाँ इनका जन्म हुआ था? मुगलसराय उत्तर प्रदेश में। तो अब नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रथम कहिए या महिला कहिए, क्योंकि अभी तक तो कोई इंदिरा गांधी के अलावा कोई महिला प्रधानमंत्री हुई नहीं। तो इस वजह से प्रथम कह लीजिए तब भी ठीक है, और महिला कह लीजिए तब भी ठीक। तो इंदिरा गांधी जो थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ये हो गया। इंदिरा गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसको क्या कहते हैं? उसको सत्य स्थल कहते हैं। इनकी जो समाधि है, समाधि स्थल जो है उसको सत्य स्थल कहते हैं, क्योंकि पावरफुल लेडी थी ये
इस तरीके से इनका भी एक नारा, इनका प्रसिद्ध नारा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की रक्षा करेगा। ये इनका एक नारा था। मृत्यु से पहले इन्होंने एक घोष किया था। तो इस तरीके से ये जो इंदिरा गांधी जी थी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। अब बात करते हैं विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो ये श्री मावो भंडारनायके ये जो थी विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री। श्री मावो भंडारनायके कहां से संबंधित थी? ये श्रीलंका से थी। तो श्रीलंका की मुद्रा क्या है यह भी जान लीजिए। तो श्रीलंका की जो मुद्रा है वो रुपया है और राजधानी पहले कोलंबो थी, अब श्री जयवर्धनपुरम होगी। इस तरीके से इससे संबंधित ये तथ्य आ गए। जितना ज्यादा प्रश्न निकालने की कोशिश करो, जितना ज्यादा बन सके उतना आत्मसात करो, अपने आप टेस्ट निकलता चला जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक उम्र वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो सर्वाधिक उम्र वाले जो प्रधानमंत्री थे हमारे मोरारजी भाई देसाई थे। मोरारजी भाई देसाई ये 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने। और कभी कभार ये भी पूछ देता है कि मोरारजी भाई देसाई का जो समाधि स्थल है वो कहाँ है, उसका क्या नाम है? ये तो दिल्ली में है, अभय घाट समाधि स्थल इनका अभय घाट। प्रश्न घुमा भी देता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अभय घाट किसकी समाधि स्थली है, तो मोरारजी भाई देसाई। और ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं इनका जो जन्म है 29 फरवरी को होता है। तो 29 फरवरी तीसरी साल इनका जन्मदिन मनाया जाता है। इस तरीके से एक सवाल, अनोखा सवाल ये भी निकलता है इनके परिप्रेक्ष्य में। अब बात करते हैं भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये राजीव गांधी थे। कितनी उम्र पर? 40 साल। दोनों का अंतर हो गया, लगभग दूना हो गया। तो अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें सबसे कम उम्र के जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। तो अब यहाँ भी पूछ लेता है कि राजीव गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो ये वीरभूमि हो गई। राजीव गांधी की समाधि स्थल वीरभूमि। तो इस तरीके से इनकी मृत्यु भी कभी कभार पूछ लेता है। 21 मई 1991, 21 मई 1991 में पेरम्बूर में इनकी एक आत्मघाती विस्फोट के कारण इनकी मौत हो गई। ये भी सवाल आ जाता है कि राजीव गांधी की मृत्यु कब हुई, तारीख दे देता है 1991 में, अगर पूरी तारीख दे देता है 21 मई 1991, तो 21 मई 1991 आप याद रखिएगा। अब अगला सवाल है, भारत के सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे।
अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो 16 दिन के लिए बने, कब? 1996 में। इस तरीके से अब बात आती है लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले प्रधानमंत्री, ये भी सवाल पूछ देता है कभी कभार। तो लगातार 2 कार्यकाल करने वाले, तो एक तो जे नेहरू हो गए और दूसरी इंदिरा गांधी हो गई और तीसरे मनमोहन सिंह हो गए और चौथे नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो गए। तो इस तरीके से ये लगातार इन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए 5-5 वर्ष के। तो इस तरीके से ये 4 व्यक्ति हो जाते हैं प्रधानमंत्री जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए। अब अगला प्रश्न हमारा है, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री रहे। तो आइए इन्हें भी समझ लेते हैं। तो पहले उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में चलिए, क्योंकि यूपी में जो वनडे एग्जाम में है वो ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो इसमें आपके आ जाएंगे वीपी सिंह आ जाएंगे और दूसरे चरण सिंह जी आ जाएंगे, चौधरी चरण सिंह। ये तो उत्तर प्रदेश से संबंधित हो गए 2 व्यक्ति। अब मोरारजी भाई देसाई आ जाएंगे, ये महाराष्ट्र थे। अब पीवी नरसिम्हा राव आ जाएंगे, ये आंध्र प्रदेश से थे। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी आ जाएंगे, ये गुजरात से थे। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, देश के पहले उप प्रधानमंत्री। हालांकि भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है। एक तरीके से ये आकाश कुसुम ही मानिए, ये पद भी दे दी जाती है, उसके लिए रहता कुछ नहीं। और जो थे उप प्रधानमंत्री पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। सरकार किसकी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे प्रधानमंत्री थे, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उन्होंने उप प्रधानमंत्री बना दिया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर बात की जाती है तो सरकार कांग्रेस की होती है और मोरारजी भाई देसाई जो है उनको उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। फिर उसके बाद जब मोरारजी भाई देसाई की सरकार बनती है तो उसमें ये सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब मोरारजी भाई देसाई की सरकार बनती है तो उसमें 2 उप प्रधानमंत्री चुने गए। एक चौधरी चरण सिंह जो थे वरिष्ठ उप प्रधानमंत्री, और ये जो थे जगजीवन राम। जगजीवन राम जी थे वो कनिष्ठ। देखिए किस तरीके से निकाल दिया उसने तोड़। ये बात जो है यहाँ पर थी मोरारजी भाई देसाई की सरकार में। इस तरीके से अगर पूछ देता है तो चौधरी चरण सिंह जो थे वो वरिष्ठ उप प्रधानमंत्री थे, और जो जगजीवन राम जी थे इन्हें बाबूजी भी कहा जाता है, तो ये कनिष्ठ उप प्रधानमंत्री थे। तो इस तरीके से 2 उप प्रधानमंत्री चुने गए। फिर लास्ट में जब आती है बात तो
लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, वो प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद अभी तक तो किसी को नहीं बनाया गया। अब बात यहीं पे थोड़ी और कर लेते हैं चौधरी चरण सिंह जी के परिप्रेक्ष्य में। चौधरी चरण सिंह जी जो थे वो किसानों के नेता थे, तो इनकी जो समाधि स्थली है वो किसान घाट बोली जाएगी। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थली जो है किसान घाट। और इन्हीं के जन्म में, चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस के रूप में 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता। चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये तो चौधरी चरण सिंह जी से संबंधित सवाल हो गए। अब बात करते हैं महान्यायवादी के पक्ष में। वनडे परीक्षाओं में जो है महान्यायवादी से जरूर सवाल आ जाता है, कुछ न कुछ जरूर पूछ लिया जाता है, तो महान्यायवादी को भी समझ लेना आवश्यक है। तो जो महान्यायवादी के पद का जो सृजन है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो ये अनुच्छेद आपको याद रखना है। अनुच्छेद 76 के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी के पद का सृजन होता है। तो ये महान्यायवादी क्या है? ये जो भारत सरकार के प्रथम विधि सलाहकार है, भारत सरकार के प्रथम विधिक सलाहकार जो है महान्यायवादी होते हैं। सवाल ये आता है कि भारत का प्रथम विधि सलाहकार कौन होता है, तो महान्यायवादी होते हैं। अब बात आती है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। भारत के राष्ट्रपति महोदय महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, अपनी इच्छा से नहीं, ये मतलब मंत्रिपरिषद की इच्छा से इनकी नियुक्ति करते हैं। मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति महोदय जो हैं महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। तो अब ये जान लेना किसकी करते हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए, तो महान्यायवादी के पद पर जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो उसकी योग्यता जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होनी चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ये हो गया आपका। अब प्रश्न और इसमें ये बनता है कि इनका कार्य क्या होता है महान्यायवादी का, तो इनका कार्य है कि भारत सरकार को विधिक मामले में अपनी राय देना, और फिर इससे संबंधित और भी बातें हैं कि ये जो है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र के न्यायालय में इनको सुनने का पूरा अधिकार है। तो इस तरीके से ये भी सवाल हो जाता है। अब बात करते हैं, बात आ जाती है अनुच्छेद 88 के अंतर्गत। अनुच्छेद 88 के अंतर्गत इनको संसद की कार्रवाइयों में
बोलने और विचार रखने का पूरा अधिकार है। संसद की कार्रवाइयों में, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे संयुक्त अधिवेशन की हो, दोनों कार्रवाइयों में ये भाग ले सकते हैं और अपने विचारों को रख सकते हैं। लेकिन जो मतदान होता है उसमें मतदान में भाग नहीं ले सकते अनुच्छेद 88 के तहत। अब ये जो है सरकार ने इनको निजी प्रैक्टिस से नहीं रोका है। ये अपने पद पर रहते हुए भी निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाएंगे। तो इस तरीके से ये जो है मानववादी पद हुआ है इनका, और उनके ये अधिकार हुए। और एक और महत्वपूर्ण सवाल इसमें आ जाता है, इनकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं, वो मानववादी की कार्यों में इनकी सहायता करते हैं। तो ये तो थे आज की क्लास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरीके से आगे भी हम आपको अच्छी विषय वस्तु जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है वो देते रहेंगे। केवल आप हमारे वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा और इनको आत्मसात कीजिएगा, और आसानी के साथ वनडे एग्जाम की तो मैं मतलब गारंटी लेता हूँ कि आराम से आप परीक्षा को पास कर सकते हैं। ये जो सिलसिला है अभी संविधान से संबंधित है, फिर अन्य विषयों पर भी जो हम आपको सभी विषयों के वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। आप मेहनत करते रहिएगा और देखते रहिएगा इनको। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।